हेलो इन्वेस्टर्स, अगर आप ए टू जेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स जानना चाहते हो, एक वीडियो जो अगले कई सालों तक एज अ गाइड, एज अ रेफरेंस सोर्स काम करे एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो दिस विल होपफुली बी दैट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। दिस इज फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज हम जानेंगे सब कुछ अबाउट म्यूचुअल फंड्स इन दिस मास्टर क्लास। अब सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आप सही डिसीजन ले सको वेदर दिस वीडियो इज फॉर यू और नॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, फंडामेंटली म्यूचुअल फंड्स हैं क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शंस के बीच। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को। फिर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टाइल्स और टाइप्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग मार्केट कैप्स, अलग अलग फोकस, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, थीम्स, सेक्टर्स, स्टाइल्स। उसके बाद हम ब्रीफली डेट म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फंड ऑफ फंड्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कैसे करना है। फिर हम आएंगे कि कितने म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। उसके बाद लमसम, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, तीनों को डाइसेक्ट करेंगे। फिर जरा म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे स्टॉक्स के साथ। उसके बाद अगर आपने मन बना लिया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो कैसे इन्वेस्ट करना है। एंड लास्टली, वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो अगर एफडी से डबल का रिटर्न आपको कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है, मिनिमम एफर्ट के, आपको खुद बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, घंटों हफ्तों नहीं लगाने, कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। आपने एसआईपी लगाई हुई है, बैंक में बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं कटे तो भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये चेक बाउंस जैसा नहीं है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, एफडी से डबल तक रिटर्न्स कमाने का मौका है, तो मैं उल्टा सवाल करूंगा, व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिकली अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों ना करें। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने की एक जर्नी होती है, सीखने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सीखने की जर्नी और एफर्ट तब वैलिड है जब आप बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं, तभी तो सीखने में जो मेहनत लगेगी उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाजिब है। और जब आप हर हफ्ते स्टॉक्स एनालाइज करोगे तो रिटर्न्स फ्रूटफुल तब होंगे ना जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। हर महीने अगर आपको 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए भी लगाने होते हैं, ज्यादातर इंडियंस इतना ही अमाउंट लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स बेटर है ना। आपको खुद मेहनत नहीं करनी, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिनका फुल टाइम काम ही है कंपनीज एनालाइज करना। तो द कॉस्ट मेक्स इट ग्रेट, द कन्वीनियंस मेक्स इट ग्रेट। ये हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, इंडेक्स ऐसा ही परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं आगे का हम 11-12% ही लेते हैं, स्टिल इट्स वेरी गुड। एफडी से डबल है। कौन सा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है, अब हम इस पे आते हैं। वो पैसा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको अगले 5 साल तक जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं है। तो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वेल्थ क्रिएशन है, जहां आप एफडी से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो, तो 5 साल 10 साल की एफडी ना करा के उस पैसे को अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। 5 साल से कम में किसी को पता नहीं होता मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल में कहां जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में मत लगा देना, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो आपका प्रिंसिपल कम भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में गारंटी नहीं होती मार्केट में, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अब हम आते हैं, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को सर्च करोगे ना, तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं: डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ, डिविडेंड। एक ही नाम, ये 4 अलग अलग चीजें। तो ये है क्या। सबसे पहले हम डायरेक्ट और रेगुलर को समझते हैं। डायरेक्ट मतलब आपने डिसाइड किया है आपको किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, और आप अपना डिसीजन लेके वो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी फी वाले एडवाइजर के पास गए हो जिसने आपको बोला है ये स्कीम में आप जा सकते हो। तो क्योंकि उसने फीस ले ली है आपसे, तो वो अब आपको डायरेक्ट प्लान बताएगा। डायरेक्ट प्लान का फायदा क्या होता है, एक्सपेंस रेट कम होता है। जो मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल फंड आपसे 1% ले लेगा। तो अगर डायरेक्ट प्लान है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली म्यूचुअल फंड में, एक्टिव म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, बताऊंगा एक्टिव क्या होता है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में ना आपकी फीस होगी ½ % से 1% के बीच, अगर आप डायरेक्ट प्लान में जा रहे हो। डायरेक्ट यानी बीच में कोई कमीशन खाने वाला नहीं है। रेगुलर प्लान मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम म्यूचुअल फंड एजेंट भी बोलते हैं, उसके थ्रू जा रहे हो। उसके थ्रू आप जाओगे ना, तो आप ये मान लो कि आपका एक्सपेंस
आधे से 1% के बीच बढ़ जाएगा। यानी इस केस में आपका वो जो एक्सपेंस रेशो है वो आधे से 1% ना होके 1 से 2% के बीच हो जाएगा। अब ये जो कमीशन उस एजेंट को गया वो कहां से गया, वो आपके रिटर्न से गया। तो अगर डायरेक्ट प्लान में रिटर्न आ रहा है इन द लॉन्ग रन 13%, तो हो सकता है रेगुलर प्लान में आए 12%। तो क्या इससे रेगुलर प्लान्स खराब हो जाते हैं? नहीं। अगर ये ट्रांसपेरेंसी है, अगर आपका एजेंट आपको बता रहा है कि वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करवा रहा है, इससे आपका रिटर्न आधा 1% कम होगा, क्योंकि वो उसको कमीशन के रूप में मिलेगा, लेकिन ये जस्टिफाइड है क्योंकि वो आपको ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहा है। आप ऑफलाइन इन्वेस्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो, या वो आपको अच्छी इंसिडेंटल एडवाइस दे रहा है कि ये फंड ले लो, आपके गोल्स के हिसाब से आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इस गोल के लिए ये एक एसआईपी और कर लो। तो अगर वो आपको अच्छा असिस्टेंस दे रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि किसी एडवाइजर को आपको डायरेक्टली फी देना वाजिब नहीं रहेगा। जैसे मैं मानता हूं आपकी एसआईपी 5,000 रुपए महीने की हो रही है, साल का 60,000 रुपए। अब इसमें एडवाइजर अगर 10-20 हजार अपनी फीस बता देगा, तो आपके लिए तो 60,000 रुपए पे 20,000 फीस देना तो वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एडवाइजर अच्छे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सारे बुरे होते हैं। अगर आप खुद म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो बिल्कुल आपको रेगुलर प्लान की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप वो आधा 1% बचाओ, आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। बट अगर आपको चाहिए नहीं, मेरे को कांस्टेंट हैंड होल्डिंग चाहिए, मेरे को कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो मेरे घर आ जाए जब मैं पैनिक करूं तो मेरा कंधा थपथपा दे, तो आपको रेगुलर प्लान में जाना चाहिए। अब इस पूरे वीडियो में ना मैंने कई बार कहा इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ऐसे और फंड्स भी होते हैं, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, गोल्ड, ये 4 मोटी मोटी क्राइटेरिया है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी यानी वो म्यूचुअल फंड जो अपना मेजॉरिटी पैसा स्टॉक्स में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स अवेलेबल है उसमें लगा रहे हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। हाइब्रिड यानी जो बैलेंस कर रहे हैं, कुछ पैसा गोल्ड में लगेगा, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगेगा और कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, उसमें लगेगा। तो इसलिए हाइब्रिड है। इसे कई बार हम बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं, क्योंकि सब एसेट क्लासेस का बैलेंस है इसमें। अगर आप 45 से कम के हो और आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना चाहिए। डेट और हाइब्रिड, ऑनेस्टली मुझे ज्यादा इसका सेंस समझ में नहीं आता। हाइब्रिड में क्या होता है, हर चीज की खिचड़ी होती है। गोल्ड भी थोड़ा सा है, डेट भी थोड़ा सा है, स्टॉक्स भी थोड़ा सा है, और वो सबकी खिचड़ी बना के आपसे फीस ज्यादा लेते हैं। तो मैं क्यों दूं ज्यादा फीस? अब हम डेट फंड्स पे आते हैं। एक आम इन्वेस्टर को मोस्ट केसेस में 1-2% ज्यादा रिटर्न्स के लिए डेट फंड का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस पैसे पे आपको सेफ्टी चाहिए ना, क्लियर रखो, उसको एफडी करो। जिस पैसे पे आपको ग्रोथ चाहिए, क्लियर रखो, उसको गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालो। तो ग्रोथ के लिए गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेफ्टी के लिए एफडी। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ना इतनी सिंपल रखो। खिचड़ी बनाने से ना हम ओवरवेल्म होते हैं, फिर हम कुछ करते नहीं है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, ये गोल्ड को मिमिक करते हैं। आपके रिटर्न्स रफली गोल्ड के बराबर होंगे। इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना, जीएसटी नहीं देना। तो ज्वेलरी से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, गोल्ड से 0.1-0.2% रिटर्न कम मिलता है, क्योंकि वो फंड अपना मैनेजमेंट चार्ज लेता है। बेसिकली रियल रॉ गोल्ड जैसा रिटर्न आपको मिलता है। इंटरनेशनली प्राइस इसका डिसाइड होता है, तो कंट्री रिस्क, कंट्री स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से भी आपको बचाता है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मोस्ट लोगों को अपनी पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड का बैलेंस रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपको किसमें क्या कंफर्ट है। रिटर्न्स लगभग एक जैसे होने वाले हैं। हो सकता है शायद इक्विटी का रिटर्न थोड़ा बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अब हम आते हैं, 3 नाम आपने बहुत सुने होंगे, इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड और ईटीएफ्स। इसको ना ब्रॉडली और ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि पैसिव फंड में 2 टाइप है, इंडेक्स और ईटीएफ, और एक्टिव फंड यानी एक्टिव फंड। अब ये एक्टिव फंड क्या है? एक्टिव फंड वो है जिसमें एक एक्चुअली टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो मिलकर स्टॉक्स पिक कर रहे हैं मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश में। जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट ने रफली 13-14% का रिटर्न दिया है, तो एक्टिव फंड की कोशिश ये होती है कि हम इससे भी ज्यादा रिटर्न ले आए, हम मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को बीट करें और अच्छे स्टॉक्स पिक करके। इसकी वो फीस लेते हैं लगभग 1% के आसपास। और पैसिव फंड क्या है? पैसिव फंड बोलते हैं हमको मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करना, हम मार्केट के बराबर रिटर्न लाएंगे। यानी जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में है, मान लेते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, उनका वेटेज भी डिसाइडेड है कि कौन सा स्टॉक कितना परसेंट है सेंसेक्स में। तो अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड लेंगे ना, वो एग्जैक्टली उन्हीं स्टॉक्स को लेगा जो सेंसेक्स में है, उसी परसेंटेज में लेगा जो सेंसेक्स में उनका वेटेज है। तो ये इंडेक्स फंड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को मैच करेगा, फीस और ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत हटा के। अब इंडेक्स फंड्स कब सेंस बनाते हैं? देखो, दुनिया भर का डेटा ये बोलता है रफली
कम और ज्यादा, कि 3 में से 2 एक्टिव फंड्स इन द लॉन्ग रन इंडेक्स को बीट नहीं करते, यानी मार्केट एवरेज से अंडर परफॉर्म करते हैं। किस कोशिश में? मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश में। तो हर 3 फंड जो मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं, उसमें से 2 फंड मार्केट से कम रिटर्न लाते हैं। तो अगर ये झंझट में आपको पड़ना ही नहीं है कि वो 3 में से 1 फंड कौन सा है जो मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाएगा, तो आपके लिए इंडेक्स फंड अच्छा है। खास करके अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में ढूंढ रहे हो, आपको सेफ्टी भी चाहिए इक्विटी में, तो लार्ज कैप कैटेगरी में तो इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे ना 100 ही तो स्टॉक्स हैं जिनमें से चुनना है। तो एक इंडेक्स फंड में भी वो 30 रहते हैं अगर आप सेंसेक्स लो, और निफ्टी में उसमें से 50 रहते हैं। तो किसी एक्टिव फंड मैनेजर को उन 100 में से ऐसे 50 स्टॉक्स ढूंढे जो मार्केट को बीट करे, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बास्केट ही 100 स्टॉक्स का है। तो अगर आप कंजर्वेटिव हो, सेफ्टी देख रहे हो, लार्ज कैप फंड्स देख रहे हो, तो इंडेक्स फंड में जाओ। मेरे हिसाब से मोस्ट जो लोग 35-40 के नीचे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर एक सेफ्टी ओरिएंटेड लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो, और एक थोड़ा रिस्क लेने के लिए, मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करने के लिए एक एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड हो। अपन ये कैटेगरीज आगे डिस्कस करेंगे, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। अब ईटीएफ क्या है? ईटीएफ ना बेसिकली एक इंडेक्स फंड ही है, जो ना आप एक बार में अपने ब्रोकर से, स्टॉक मार्केट से स्टॉक के जैसे खरीद सकते हो। अब क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको बताया, आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, रेगुलर खरीद सकते हो, एजेंट को बुला के खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑफलाइन खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को बनाया गया है एक्सेसिबल, हर किसी की पहुंच के लिए। लेकिन अगर मुझे म्यूचुअल फंड किसी एडवाइजर से ना खरीदना हो, किसी एजेंट से भी ना खरीदना हो, म्यूचुअल फंड की वो जो कंपनी है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आप उनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। मुझे उनकी वेबसाइट से भी नहीं खरीदना, मुझे फिजिकल ऑफिस से भी नहीं खरीदना। मुझे ये कन्वीनियंस चाहिए कि मैं ना स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करता हूं, मेरा ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, उसी में अगर मैं म्यूचुअल फंड भी खरीद सकूं तो वहां ना म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं थे। तो ईटीएफ बेसिकली एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आप शेयर के जैसे अपने ट्रेडिंग ब्रोकिंग अकाउंट से अपने ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन खरीद सकते हो, बस। बाकी ना ईटीएफ इंडेक्स फंड जैसे ही है। अब आपको ईटीएफ लेना चाहिए कि इंडेक्स फंड? जो लेना है लो। सिंपल बात यह है, अगर आप ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपका डीमैट अकाउंट है या आप रेगुलरली ट्रैक करते हो, तो वही म्यूचुअल फंड खरीद लो ईटीएफ के रूप में। और अगर आप नहीं करते हो तो अलग से डीमैट अकाउंट क्यों खुलवाना? फिर आप एएमसी की वेबसाइट में जाओ, म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट में जाओ, वहां से खरीद लो। तो अगर आप ऑलरेडी स्टॉक्स में हो तो ईटीएफ, नहीं हो तो डायरेक्ट ले लो, सिंपल एज दैट। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में। आपने सुना होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, ये सब जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, लार्ज, मिड और स्मॉल तो नाम से क्लियर है। लार्ज कैप यानी वो फंड जो मार्केट में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से ही 30, 40, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। यूजुअली ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ना 30 से लेके 60 स्टॉक्स तक होते हैं। मिड कैप जो है वो 100 के बाद जो अगली 150 बड़ी कंपनियां, यानी 101 से लेके 250 तक की जो रैंकिंग बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से 30, 40, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। स्मॉल कैप यानी 250 फर्स्ट से लेके फिर कितनी भी छोटी। तो मार्केट में 6000 में से 5700 कंपनियों को बेसिकली स्मॉल कैप बोला गया है, उसके ऊपर की 150 कंपनियों को मिड कैप, और टॉप 100 को लार्ज कैप। फंड मैनेजर थोड़ा थोड़ा पैसा तीनों कैटेगरी में लगा सकता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास बहुत स्कोप रहता है कि वो 6000 कंपनियों में से अच्छी कंपनियां चुने। इसलिए एक्टिव फंड ना आप फ्लेक्सी या मल्टी कैप कैटेगरी का ही लो। इसके बाद ना कुछ स्टाइल ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जैसे फोकस्ड फंड। इनका मतलब होता है कि इसमें 30 या उससे कम स्टॉक्स हैं, तो कम स्टॉक्स पे बेट करता है, ये ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करता। कई वैल्यू फंड होते हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करता है। कॉन्ट्रेरियन फंड्स होते हैं जो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो अभी पिटी हुई हैं, लेकिन जब लहर बदलेगी तो उम्मीद है कि ये फंड अच्छा करेंगे। कई ग्रोथ फंड्स होते हैं जो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें फास्ट ग्रोथ मिले। फास्ट ग्रोथ का मतलब हाई रिटर्न्स से कंफ्यूज मत होना। कंपनियां जो फास्ट ग्रोथ होती है ना, वो कई बार बहुत डेट भी लेती हैं, वो ग्रोथ के लिए प्रॉफिट सैक्रिफाइस करती हैं, तो वो कई बार बैंकरप्ट भी होती हैं। तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ तेज आएगी, ग्रोथ का मतलब है कि स्टाइल ऑफ कंपनियां कैसी ली जाएंगी। अब हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कैसे करना है। क्योंकि देखो, म्यूचुअल फंड्स आए थे क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए म्यूचुअल फंड आए ताकि आपको खुद स्टॉक सिलेक्ट ना करना पड़े। फिर म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज्यादा हो गए, मैंने आपको बताया 40-50 तो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, हर एक के ऑन एन एवरेज 10-10 स्कीम है, तो 500 स्कीम तो यही हो गई। ये सिर्फ मैं आपको इक्विटी इक्विटी में बता रहा हूं। तो 500 स्कीम्स में से स्कीम कैसे सेलेक्ट करना है, इसके 2 सॉल्यूशन आए। एक आ गया फंड ऑफ फंड, यानी एक ऐसा फंड जो स्टॉक्स नहीं ढूंढता,
जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढता है ताकि आपको म्यूचुअल फंड्स ढूंढने ना पड़े। तो या तो आप फंड ऑफ फंड सिलेक्ट कर सकते हो, एक फंड से आपको 4-5 फंड में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, उन 4-5 फंड से आपको 200 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फीस 2 बार लग रही है। फंड ऑफ फंड भी अपनी फीस ले रहा है और वो 4 फंड भी आपसे अपनी फीस ले रहे हैं, तो डबल फीस हो जाती है और ज्यादा फंड ऑफ फंड के ऑप्शंस हैं भी नहीं। तो अगर आपको खुद म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूं। पहला, आपको देखना है टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है। खास करके जब इंडेक्स फंड है, जहां मार्केट को बीट नहीं करने वाले, आप मार्केट को मैच करने वाले हो, तो आपके रिटर्न्स उतने मार्केट के क्लोज होंगे जितनी फीस कम होगी। तो इंडेक्स फंड में तो वो फंड लेना है जिसकी फीस बहुत ज्यादा कम हो। एक्टिव फंड्स पे मैं आता हूं। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना है। कई बार फंड मैनेजर ना नौकरियां बदलते रहते हैं, तो हो सकता है आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो, लेकिन पता चला ये फंड मैनेजर अभी 6 महीने पहले आया। ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए अच्छा था क्योंकि पिछला फंड मैनेजर अच्छा था। तो आपको देखना है कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है ही, लेकिन जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था तो अभी जो मैनेजर है वही मैनेजर मैनेज कर रहा है। अब जब मैं फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा हूं तो क्या, पास्ट डायरेक्ट रिटर्न्स नहीं देखने आपको, आपको देखने हैं रोलिंग रिटर्न्स। देखो क्या होता है ना, अगर मैं 2020 से 2025 के रिटर्न्स देखूंगा, खास करके 2020 मार्च से 2025 मार्च के बीच, तो तब मार्केट कोविड के कारण बहुत गिरा हुआ था। तो तब से लेके मार्च 2025 तक तो हर फंड ने 5 साल का रिटर्न अच्छा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड अच्छा है। आपको ये देखना है कि मैं कभी भी उठाऊं, 2021 से 25 उठाऊं, 19 से 24 उठाऊं, 18 से 23 उठाऊं, मैं कोई भी टाइम पीरियड उठाऊं, तो ये जो मेरा फंड है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न, कि मैं कोई भी टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड लूं तो ये फंड अच्छा करे। तो जब आप कोई फंड को कंपेयर करो ना, तो उसका रोलिंग रिटर्न, और रोलिंग रिटर्न में उसका रैंक देख लेना विद इन कैटेगरी। जैसे अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हो और 50 फंड अवेलेबल हैं, तो आप ये देख लेना कि रोलिंग रिटर्न में उस फंड का रैंक क्या है। टॉप 5 में हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप देख लेना कि वही फंड मैनेजर है कि नहीं जिसने ये रिटर्न लाया। उसके बाद आप देख लेना कि एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी में कम है या ज्यादा की तरफ है। जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। इसके बाद एक चीज आप और देखना कि ये फंड मैनेजमेंट कंपनी कैसी है। जैसे HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, पराग पारिक, कई सारी कंपनियां हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। कि मान लो HDFC के 20 फंड है, एक फंड तो बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी अच्छे नहीं कर रहे, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये फंड लकी हो गया है। पता नहीं आगे लकी हो या ना। लेकिन कोई ऐसी AMC है जिसके 10 फंड है जिसमें से 6-7 अच्छे कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में टॉप पे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजमेंट हाउस है ना, ये डिसिप्लिन्ड है, ये अच्छा प्रोसेस फॉलो करता है, इन्होंने अच्छी टीम बनाई हुई है, और इनका 1-2 फंड लकी नहीं हुए, इनके फंड्स अच्छे ही करते हैं। तो फंड मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी जरूरी है। इसके बाद आपको देखना है पोर्टफोलियो टर्नओवर, या कई वेबसाइट्स पे ये चर्न नाम से भी होता है। ये हमें ये बताता है कि कितने परसेंट स्टॉक्स हर साल कंपनी बदल देती है। यानी ऐसा तो नहीं है कि कई फंड ऐसे होते हैं जो बस लकी हो जाते हैं, फंड मैनेजर रोज नए शेयर खरीद रहा है, पुराने बेच रहा है, और सट्टे सट्टे में कभी 10 साल में एक बार कोई बेट अच्छा चल गया। आपको ऐसा फंड चाहिए जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर कम हो। इससे फंड की कॉस्ट कम होती है, उस पर टैक्सेस कम होते हैं, उनका मैनेजमेंट फीस कम होता है, और मोस्ट लाइकली वो आज या कल ये कॉस्ट रिडक्शन आपको पास ऑन करेंगे। इससे एक और चीज होती है कि फंड मैनेजमेंट टीम को अपने प्रोसेस पे भरोसा है। वो गैम्बलिंग नहीं कर रहे, वो डार्ट्स नहीं फेंक रहे हैं, आज ये कंपनी ले लो कल वो ले लो। तो चर्न अगर 25% से कम है तो ये अच्छी बात है। अब हम आते हैं कितने फंड होने चाहिए। पता है हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट भी करते हैं, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और जो हाईएस्ट फंड्स की पोर्टफोलियो मैंने अपने करियर में देखी है वो है एक इंसान के पास 113 फंड्स। 113 फंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मोस्ट लोगों को चाहिए कितने होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 या 5। इससे ज्यादा फंड अगर कोई आपको बता रहा है ना तो गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, NFO न्यू फंड्स में, या जिन फंड्स का AUM कम है, सेबी ने ना कितना फीस आप ले सकते हो उसका क्राइटेरिया रखा है। तो नए फंड्स में या जिन फंड में पैसा कम आया है उसमें आप कमीशन ज्यादा ले सकते हो। तो हर बार कोई नया फंड आया, ज्यादा कमीशन मिल रहा है, आपको एक नया फंड चिपका दिया जाता है। अगर ये कोई आपके साथ कर रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। आपकी पोर्टफोलियो में अगर 4-5 फंड से ज्यादा है तो गड़बड़ है। देखो, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, ये बहुत ही मैं जनरल एक कमेंट्री दे रहा हूं, मेरे को आपकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स पता नहीं है तो इसको स्पेसिफिक एडवाइस मत लेना, ये बस एक एजुकेशनल डायरेक्शन है। तो देखो, एक आपके पास लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो गया, एक ग्रोथ के लिए आपके पास फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड हो गया, एक अगर आप चाहें हाई ग्रोथ के लिए, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, एक
और अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कोई टाइप, कोई कैटेगरी पसंद है या कोई स्पेसिफिक गोल है, तो एक आध फंड आप और ले सकते हो। 4-5 फंड से ज्यादा अगर हैं तो मुझे उसका यूज केस समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है 2-3 फंड्स ही बहुत है, लेकिन मैक्सिमम 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं, आपको एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। देखो, लमसम में ना आप एक साथ एक बार में जो पैसा डालते हो उसे हम लमसम कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, आपका बैड लक हो सकता है, आपने पैसा डाला और कोविड जैसी भगवान ना करे कोई सिचुएशन आ गई, आपका पैसा 2 साल के लिए आधा हो गया, आप पैनिक कर जाओगे। मोस्ट लोगों के लिए एसआईपी बेटर रहता है। हर महीने आप जितना सेव कर सकते हो उतना डालो ना, उस तारीख को डालो जब आपकी सैलरी आ जाती है, ऑटोमेट कर दो, आपको ध्यान नहीं रखना, पैसा अपने आप कट जाएगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। लमसम में हमने कहीं खर्चा कर दिया, पैसा नहीं कटा, तो एसआईपी आप सैलरी के अगले दिन, जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उसके अगले दिन की सेटअप करके रखो। पहले इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद खर्चा होगा। किसी महीने अगर खाते में पैसा नहीं है या आप नहीं करना चाहते हो, आप एसआईपी को पॉज भी कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं है, तो बहुत सेफ भी है। तो मोस्ट लोगों को तो एसआईपी ही करनी चाहिए। मार्केट गिरेगा, आप उसी पैसे से ज्यादा यूनिट्स ले पाओगे, मार्केट बढ़ेगा आप उसी पैसे से कम यूनिट ले पाओगे। तो महंगे में आप कम खरीद रहे हो, सस्ते में ज्यादा खरीद रहे हो। डिसिप्लिन और वैल्यू इन्वेस्टिंग अपने आप हो रही है, इसीलिए एसआईपी ही करना। जब आप रिटायरमेंट के करीब हो, अब आप रिटायर होना चाहते हो, तब हम विड्रॉल का सोचेंगे ना, एसडब्ल्यूपी का सोचेंगे ना। इतना मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, इससे मैं एक बार में नहीं निकालता, थोड़ा थोड़ा निकालता हूं, वो है एसडब्ल्यूपी। म्यूचुअल फंड्स खरीदना कैसे है, मैंने आपको ये थ्रू आउट द वीडियो बताया है। आप एजेंट के थ्रू कर सकते हो, उसमें कमीशन लगेगा। एडवाइजर के थ्रू कर सकते हो, उसमें फीस लगेगी। अगर आप खुद जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके जरिए करना चाहते हो तो फीस या कमीशन दोनों नहीं लगेगा। वो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी कर सकते हो, अपने ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो, ब्रोकिंग एप्स में भी होता है। मैं पर्सनली इसके लिए जीरोधा कॉइन यूज करता हूं। कॉइन में कोई फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, मैं इसमें हर तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं। जीरोधा कॉइन में अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, प्लस क्योंकि ये जीरोधा का अकाउंट है तो इसके साथ आपको काइट ऐप भी मिलेगा, कॉइन ऐप भी मिलेगा, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। कल को आप स्टॉक्स में ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप काइट ऐप से भी कर पाओगे। तो एक ही अकाउंट से स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, हर तरह के सब कुछ हो जाएगा। जीरोधा का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे दूंगा। अब बात करते हैं किस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालें, किस पैसे को स्टॉक्स में डालें। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो, जो आपके फिक्स्ड गोल्स हैं ना, बहुत जरूरी गोल्स हैं, उनको ना आप म्यूचुअल फंड से मीट करो। लेकिन कुछ ऐसा सरप्लस अगर आपके पास है जिससे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट उसके लिए वी ऑफर फिनोलॉजी 30, जहां आपको 30 स्टॉक्स का बास्केट मिलेगा, हर 12 दिन में एक नया स्टॉक, ताकि एक साल में आपका एक बास्केट क्रिएट हो सके। फिनोलॉजी 30 का लिंक भी ऊपर कार्ड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं किन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को आपको अवॉइड करना है जब आप खुद रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कोई भी थीम ओरिएंटेड की ईवी थीम, आईटी थीम, इसको अवॉइड करना। बहुत वॉलेटाइल होते हैं, अच्छे समय में रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, बुरे समय में बहुत बुरा रिटर्न भी मिलता है, तो फंसना मत, अवॉइड करना। हीरो बनने की कोशिश जब आप मार्केट में करते हो ना, तभी गड़बड़ होती है। दूसरा, सेक्टर फंड्स, सेम कहानी, आईटी फंड्स, बैंकिंग फंड, ऑटोमोबाइल फंड, नहीं, दूर रहना, इस बहुत रिस्की होते हैं। हम पास्ट रिटर्न देके अट्रैक्ट हो जाते हैं, बुरे समय में ना 5-5 साल रिटर्न नहीं आता, प्लीज दूर रहना। मैंने आपको कहा था हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस फंड्स, ज्यादातर डेट फंड्स मुझे पसंद नहीं है, आप उनसे भी दूर रह सकते हो। तो ये कैटेगरीज को आप प्लीज अवॉइड करना। एक बिहेवियरल पैटर्न भी अवॉइड करना जिसमें म्यूचुअल फंड्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। अक्सर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि कब उसकी स्कीम में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कब निकाल रहे हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट जब बढ़ रहा है, जब दोस्त रिश्तेदार सब मार्केट की बात कर रहे हैं, तब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, वो अक्सर मार्केट का टॉप होता है। तो अगर फंड मैनेजर को नया फंड आ रहा है तो उस पर लीगली ये कंपल्शन है कि उस फंड को एक लिमिट के बाद वो कैश के रूप में रख नहीं सकता, उसको इन्वेस्ट करना ही है। तो उसकी मजबूरी हो जाती है महंगे में शेयर्स खरीदना। और जब मार्केट गिरता है, जैसे 5 साल पहले कोविड के समय हुआ था, तो लोग पैनिक करके पैसा निकालने लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसा निकालोगे तो उसके पास कुबेर का खजाना तो है नहीं, वो कहां से देंगे, वो शेयर को बेच के देंगे, यानी मजबूरी में उन्हें सस्ते में शेयर्स बेचने पड़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन रिटेल बिहेवियर के कारण कई बार स्कीम्स महंगे में खरीदती है, सस्ते में बेचती है, परफॉर्मेंस मार खाता है। और इस बिहेवियर के कारण म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी हद तक आप पे डिपेंड करता है। इस बिहेवियर को भी आपको कंट्रोल करना है, तभी इन द लॉन्ग रन यू विल क्रिएट गुड वेल्थ। अगर आप फिनोलॉजी में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, इसको और जानना चाहते हैं
तो यू कैन विजिट finology.in। होपफुली ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ यू लाइक्ड इट यू कैन सब्सक्राइब, इफ यू डिड नॉट लाइक इट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगले हफ्ते के वीडियो में और इंप्रूवमेंट्स कर सकूं। बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से और बहुत डिटेल्ड ये मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आप सबकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो इस वीडियो से क्लियर हो सके और म्यूचुअल फंड जर्नी अच्छी, सक्सेसफुल, वेल्थ क्रिएटिंग हो सके। This is Pranjal Kamra signing off. Bye bye.